देखिए 2025 इज एन इम्पॉर्टेंट ईयर बिकॉज मार्केट्स हैव सीन अ करेक्शन। इक्विटी में इन्वेस्ट करना एक काफी अच्छा ऑप्शन है। व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट इज दैट जब भी आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हो तो 2-3 गोल्स लाइफ में डिसाइड करने पड़ेंगे। इजीएस्ट वे जो सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, जो स्टार्ट करना चाहता है कि अभी स्टार्ट कर दो। Hello and welcome to another insightful session of Ask PP. I am your host Vatsala and आज हम बात करेंगे what are the best investments for 2025. Whether you are a seasoned investor or someone who is exploring their options, this is the right place for you. Joining me today is an industry expert who has got years of experience in personal finance and investment planning, Sameep Singh. Before we dive deeper, if you find this session insightful, please don't forget to like, share and subscribe. Welcome to the show, Sameep. Thank you so much Vatsala. Let's start with the basics. 2025 एक important year क्यों है investors के लिए? देखिए 2025 is an important year because markets have seen a correction. सितंबर में मार्केट हिट अ हाई ऑफ अराउंड 85,000। उसके बाद 10-11% करेक्शन हो गया है टिल बाय द टाइम वी रीच जनवरी। सो देखिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एक तो आपको शेयर्स के प्राइस चीपर रहेंगे, ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, प्लस जो लोग एसआईपी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत क्लियर है कि आप हर महीने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। सो यू बाय एट हायर प्राइसेस देन यू बॉट एट लोअर प्राइसेस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका प्राइस एवरेज आउट हो जाएगा और आप करते रहिए इन्वेस्ट। अगर आपको अभी रिटर्न्स थोड़े नेगेटिव लग रहे हैं तो डरिए मत। आई वुड सजेस्ट कि मत देखिए उसको अभी एंड आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहिए। दैट इज माई सजेशन एंड कीप इन्वेस्टिंग। इंडिया इज अ वेरी रेजिलियंट इकोनॉमी। 6.5% जीडीपी ग्रोथ अभी भी प्रोजेक्टेड है। देखिए जो मार्केट थोड़ा सा टैंक करा है, थोड़ी अर्निंग्स वीक थी, थोड़े एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, बट इन द लॉन्ग रन ये एक शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी है जो कई बार पहले भी आ चुकी है। कोविड के टाइम आई थी, .com बबल बर्स्ट हुआ था पहले, और काफी सारे सिनेरियोज मिलेंगे आपको जिसके टाइम मार्केट स्टैंक किए थे 6-7-10% in a 6-month period, but it has always recovered. So general tendency है with Indian economy growing, we have a 140 crore population that will keep consuming, so consumption भी drive करेगा economic growth पे। तो आगे के years में ये एक छोटा सा ब्लिप ही लगेगा आपको, तो अपनी पैसे इन्वेस्ट करना रोकिए मत। इंडियन इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करिए एंड आई एम प्रीटी श्योर आपके अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। तो अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहिए इज माय सजेशन। एंड अगर आप लमसम करते हैं, जैसे आप एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा ध्यान देके रखना चाहिए क्योंकि आपको थोड़ा मार्केट टाइम करना पड़ेगा एंड ऑल। उनके लिए भी मेरा सजेशन ये है कि अगर आपके पास लमसम पैसे हैं तो एक चीज होती है सिस्टमैटिक ट्रांसफर। बेसिकली आप एक लमसम पैसा लगाएं और धीरे धीरे वो ट्रांसफर होके या खुद या ऑटोमेटिकली किसी फंड में इन्वेस्ट होता रहे। तो आप कभी भी एक साथ पूरा पैसा किसी एक प्राइस पे नहीं लगा रहे और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर द इयर्स। सो वही सही तरीका है एंड दैट इज व्हाई SIPs वर्क वेरी वेल and you should do that and that will give you good returns. That's insightful. Sounds like a lot of growth potential. Let's get into the details. What are the best investment options for 2025? 2025 में जैसे मैंने बोला equity markets have kind of slightly dipped. So equity में invest करना एक काफी अच्छा ऑप्शन है। आप मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप यूलिप्स के थ्रू कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं। यूलिप के थ्रू अगर आप करेंगे तो आपको एक टैक्स बेनिफिट का एंगल भी होता है। जैसे मंथली एग्जांपल देता हूं मैं, 20,000 रुपए आप मंथली इन्वेस्ट करें तो वो 2.4 लाख आप एनुअली कर रहे हैं। अगर आप ये 20 साल तक करेंगे तो ब्रॉडली 48 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट हुई। ओवर अ 20 ईयर पीरियड 14-15% रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा, तो आपके 2.4 करोड़ बन जाएंगे। तो अगर आप यही सेम पैसा म्यूचुअल फंड में डालते, वहां भी रिटर्न आपको सिमिलर ही आता, बट वहां पे LTCG लगता 12.5% का, 12.5% LTCG लगता, जिसपे आपको ऑलमोस्ट 20-23 लाख रुपीस टैक्स भरना पड़ता। यही अगर आप यूलिप में करेंगे तो फॉर एनुअल इन्वेस्टमेंट लेस देन 2.5 लाख रुपीस आपका टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री होगा। तो आपका 20-23 लाख रुपीस ऑफ टैक्स बच जाएगा। तो ये एक बहुत लोगों को पता नहीं है। लोग उसको अगर आप सोचते हैं कि मैं 12.5% LTCG बचा पाऊंगा, तो ये विजुअलाइज नहीं कर पाते कि कितना पैसा बचेगा। अगर आप 20,000 रुपए ही सिर्फ कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहेंगे 20 साल तक, तो उस पर आपको 20-23 लाख रुपीस एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा, जो आप बचा सकते हैं यूलिप इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो ये एक फायदा है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। बाकी देयर आर अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट का देखिए प्रॉब्लम मुझे यही लगता है कि टिकट साइज बहुत बड़ा होता है, और अगर आपको कुछ उसकी पैसे की जरूरत है, देन आप अपने घर आधा बेडरूम नहीं बेच सकते, राइट? दैट इज आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम दैट वी हैव। इलिक्विडिटी इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। तो इलिक्विडिटी उसमें बहुत ज्यादा होती है, टिकट साइज अपफ्रंट बहुत पैसे लग जाते हैं। तो उसके लिए मेरा सजेशन यही है। ऑब्वियसली इंडिया में घर खरीदना एक काफी इंपॉर्टेंट और एक इमोशनल डिसीजन होता है।
तो लोगों को करना जरूर चाहिए, बट पहले कुछ साल में भी 10 साल प्लान करें, पैसे इन्वेस्ट कर लें, एक लमसम 1-8 करोड़ का कॉर्पस बना ले, फिर खरीदे, सो दैट आपका लोन कम हो। आप देखिए लोन होगा तो एक बर्डन भी आएगा, तो वो कम हो। तो रियल एस्टेट में भी करें, बट बहुत ज्यादा ओवर इंडेक्स मत करिए। दूसरी चीज एक लोगों को याद रखनी चाहिए कि अगर आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट सोचते हैं। देखिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस भी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली की देख रेख, हाउ विल दैट हैपन, राइट? सो term insurance for your family is extremely important. There are multiple options out there, very very cheap. The earlier you buy the better it is. So जल्दी से जल्दी उसके लिए इन्वेस्टमेंट करिए, मतलब टर्म प्लान खरीदिए, हेल्थ इंश्योरेंस पूरी फैमिली को कवर करके रखिए, क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी में काफी बड़ा बिल बन जाता है। सो दैट इज वाई यू माइट फील दैट ये 10-15,000 रुपीज का जो मैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरूंगा, इट इज जस्ट गोइंग वेस्ट एवरी ईयर एट अ यंग एज, व्हाई डू आई नीड इट? बट यू नेवर नो, राइट, हु माइट नीड इट। सो वो एक लार्ज पूल ऑफ लोगों के लिए 10-10 हजार रुपए रखे, कुछ लोगों को जिनका वो यूज होगा उनकी बहुत हेल्प होती है, और एक हेल्थ स्केयर से आपके सारे फाइनेंशियल आजकल हिल सकते हैं। सो दैट इज वाई हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये 3-4 चीजें आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। अगर कुछ लोग जैसे डेट या उस बारे में भी सोचते हैं कि कुछ गारंटी होना चाहिए लाइफ में, तो उनको बस मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए डेट म्यूचुअल फंड्स या डेट फंड्स एक बहुत ल्यूक्रेटिव ऑप्शन पहले होता था, बट अब उसका टैक्स गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम दे रिवाइज द गाइडलाइंस, एंड अब वो जो गेन्स होंगे वो टैक्स एज पार्ट ऑफ सैलरी होते हैं। तो अगर आप 30% ब्रैकेट में लाए करते हैं तो वो सारा गेन 30% पे टैक्स होगा। सो उससे अब उतना ल्यूक्रेटिव रहा नहीं है। दूसरा एफडी है, एफडी अगेन इज द सेम प्रॉब्लम, टैक्स एज पार्ट ऑफ सैलरी, तो वो 30% टैक्स भरना इज अगेन नॉट वेरी ल्यूक्रेटिव। तो इसलिए आप यूलिप्स के थ्रू भी डेट फंड्स कर सकते हैं, उसमें अगर लेस देन 2.5 लाख रुपीज होगा तो टैक्स फ्री रहेगा। दी अदर थिंग इज दैट यू कैन बाय गारंटीड रिटर्न प्लान्स। अगर आपको देखिए इमीडिएट लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है, वेर यू नो दैट 5-10 years आई वुड नॉट नीड द मनी, तो गारंटीड रिटर्न प्लान, इंश्योरेंस प्लान जो होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, टैक्स फ्री रिटर्न भी देते हैं, और अगर आप 10 साल का टेन्योर रख के चलेंगे तो आपको 6 से 7% का रिटर्न उसमें मिल जाएगा टैक्स फ्री, if your annual investment is less than 5 lakhs. So that is also a good option. But कोई कैसे decide करे that which investment align with their goals? What I always suggest is that जब भी आप investment planning करते हैं तो 2-3 goals life में decide करने पड़ेंगे. Basically everybody has these non-negotiable goals in life. So if you are young also you might feel that why do I need to plan for retirement? But देखिए retirement planning भी बहुत जरूरी है first of all, and जितनी जल्दी आप start करेंगे उतना ज़्यादा better रहेगा. And I will give an example. So for example, see you are 30 and people at 30 think that retirement at 60 is just too far away. But just a simple example, if you start at 10,000 rupees a month for a 30-year tenure and आप 14% का interest rate आएगा 14%, तो you kind of make around 3 crore rupees. So you invest 10,000 rupees for 30 years, 36 lakh rupees invest to and you kind of reach around 3 crores at a 14% rate of return. Now if you do the same thing and you don't do right now at 30 and you delay it by 5 years, and after 5 years you might say that I'll not do 10,000, I'll start investing 12,000 rupees. 12,000 for 25 years, then your retirement date is fixed at 60. So 25 years में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपके 36 लाख रुपीज ही इन्वेस्ट होंगे, बट आपने अगर डिले कर दिया अपना टेन्योर बाय 5 years, so your money gets only 25 years to grow. तो इसमें पैसे सिर्फ 2 करोड़ ही बनते हैं, तो आपका 5 साल के डिले से आपका 1 करोड़ रुपए का लॉस हो जाएगा इन द फाइनल मैच्योरिटी कॉर्पस। एंड फिर आप वो सोच सकते हैं कि जैसे आप और डिले करते जाएंगे, क्योंकि लोग 35 पे भी नहीं स्टार्ट करते, लोग 40-45 पे स्टार्ट करेंगे, तो इसके कारण आपका फाइनल मैच्योरिटी कॉर्पस ड्रॉप करता जाएगा, या फिर आपका जो अमाउंट है वो आपको बहुत सब्सटैंशियली बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज अ वेरी वेरी की थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड, यू हैव टू हैव लाइफ गोल्स। अगर आपके लाइफ गोल्स डिसाइडेड है कि एक रिटायरमेंट का गोल है, एक मेरे एवरीबडी विल गेट मैरिड, हैव किड्स, सो हैव समथिंग फॉर दैट। अगर आपको एक घर खरीदना है तो देखिए आपके 3 गोल डिफाइन हो गए। अब आपको घर खरीदना है तो आपको पता है कि आपको 1 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। सो अब देन यू नो इफ आई स्टार्ट एट 10,000 इन 10 years what amount I'll reach, and then subsequently you can keep increasing that. So have goals in mind and plan backwards is the most important bit, because if you don't do that you will not be able to select the right asset class. क्योंकि अगर आपका गोल आपको पता नहीं है क्लियरली तो आपको ये नहीं पता कि आपको कितना रिटर्न चाहिए, and then basis that return, if you only say that I will invest in equity markets and only stick to large caps, then you might not get the 15% rate of return consecutively year on year for the next 10 years, right?
सो आपको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा इफ यू वांट हायर रिटर्न्स, मिड, स्मॉल. तो accordingly you will have to take the bet. If you have a very short tenure, then also you will have to stick to some particular asset class only. So that is why you need to know your goal, you need to know your tenure, and then accordingly decide the investment instrument that you want to invest in. So these are the things to keep in mind. That's excellent advice, Amit. But for beginners जो invest करने का सोच रहे हो, they might feel a bit overwhelmed. तो what's the best way for them to get started? Easiest way, जो सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, जो स्टार्ट करना चाहता है, कि अभी स्टार्ट कर दो. बस यही सबसे इंपॉर्टेंट बिट है कि डिले मत करो. अगर आपके पास एट टाइम व्हेन यू स्टार्ट यंग, सैलरीज आर नॉट दैट हाई, राइट, बट जो भी है 10-15% आप जरूर स्पेयर कर सकते हैं. अगर वो बहुत कम अमाउंट भी है तो भी उससे स्टार्ट कर दीजिए, वो पैसा इन्वेस्ट होने लग जाएगा. तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इससे क्या होगा कि एक हैबिट ऑफ डिसिप्लिन आ जाएगा कि इतना % ऑफ माय सैलरी मैं हर महीने सेव करूंगा ही करूंगा. So that discipline will go a very long way. Once your salary increases also, you will have that habit that 20% of my salary every month automatically goes for a saving. And see, once your salary increases, that does not mean that it always has to stay 20%. You have to keep increasing it basis obviously your financial commitments, but you have to keep increasing it also. तो सबसे जरूरी है start early, don't delay that, and obviously as I mentioned earlier, goals mind में हैं तो आपको पता है कि मेरे goals reach करने के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे. So accordingly you can plan better. It's time for our audience questions now. We have got some great questions pouring in. Happy to answer them. हमारा पहला सवाल राजेश से है. वो पूछ रहे हैं कि मिड कैप फंड्स बेटर है या लार्ज कैप फंड्स फॉर 2025. See, if you want to invest in slightly emerging sectors and have a slightly higher risk appetite, that means if the portfolio drops by a certain percentage and you'll not get worried about it, and you want higher returns, obviously mid cap is the place to consider. Large caps thoda obviously might give slightly lesser returns than mid caps, but are more stable, are more mature businesses. तो वो आपके रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है. मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% लार्ज कैप कर दो. आई वुड ऑल्सो नॉट सजेस्ट कि 100% मिड कैप कर दो. बट येस, people above maybe 40 who want to participate in equities, जिनका रिटायरमेंट या लाइफ गोल रीच होने वाला है, उनको लार्ज कैप्स या बैलेंस्ड फंड्स में ही स्टिक करना पड़ेगा. एंड यंगर ऑडियंस कैन हैव अ लार्जर पोर्शन इन मिड कैप बिकॉज दे हैव मोर टाइम. सो इफ देयर इज एनी शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी ऑल्सो दे कैन एंड सी मिड कैप्स क्या होगा, जब वॉलिटिलिटी आएगी तो ज्यादा गिरेंगे. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू हैव अ हायर टेन्योर. सो लॉन्गर टर्म में तो रिटर्न देंगे अच्छा, बट शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी होगी और ज्यादा ड्रॉप होगा. So you have to keep that in mind, and that is why I suggest people who are risk averse and still want to invest in equity, they should stick to large caps. हमारा दूसरा ऑडियंस क्वेश्चन है, क्या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना एक गुड ऑप्शन है? देखिए क्रिप्टो मतलब इंडिया में तो लोगों को एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स का इतना आइडिया नहीं होता है. प्लस वहां ट्रांसपेरेंसी ऑफ की अंडरलाइंग प्राइस क्यों बढ़ रहा है ये थोड़ी क्लियर, एटलीस्ट मुझे तो कम क्लैरिटी है कि जो बहुत सारे क्रिप्टो एसेट्स है, राइट, एंड उसका प्राइस क्यों राइज हो रहा है. बिकॉज सी इन इक्विटी मार्केट्स व्हेन द प्राइस राइजेस देयर इज अ फंडामेंटल रीजन बिहाइंड इट कि कंपनी प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग, इट इज लिंक्ड टू कंपनी परफॉर्मेंस. सो देयर इज अ फंडामेंटल एनालिसिस एंड रिसर्च दैट यू कैन डू एंड आइडेंटिफाई the reasons behind the increase in price and how it will move, right? Companies that are not doing well, उनका प्राइस नीचे भी जाएगा. बट क्रिप्टो ऐसा उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, एटलीस्ट व्हाट आई फील. So for a simple retail investor, there is lack of regulatory transparency also. Regulatory also it is not very clear how to and दूसरी बात है कि जहां वो आप ट्रेडिंग करते हो क्रिप्टो एसेट्स के, वहां भी एट टाइम्स कुछ लीगल लूप होल्स हुए हैं वेयर सम इट हैज गॉट हैक्ड और समथिंग. वी हैव हैड इंस्टेंस ऑफ दैट आल्सो. सो फॉर रिटेल पार्टिसिपेंट्स आई वुड रियली नॉट सजेस्ट दैट बिकॉज ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी कमी लगती है मुझे. थर्ड ऑडियंस क्वेश्चन निवेश से है. ही इज आस्किंग ESG funds क्या हैं and should I consider them? ESG funds obviously they try to invest in companies that are more socially responsible, right, and environmentally conscious. तो देखिए obviously ये एक बहुत upcoming theme है. बहुत सारी कंपनीज इंडिया में अब ESG रेट हो रही हैं and obviously basis that you can invest. ये आप डेफिनेटली कर सकते हैं. इसमें देखिए जो कंपनीज को रेगुलेटरी या कोई रेपुटेशनल रिस्क के कारण कभी कभी लॉसेस होते हैं, है ना, कि कोई रेगुलेटरी प्रॉब्लम आ गई,
ESG कंपनीज में इसका चांस कम होगा क्योंकि वो काफी ट्रांसपेरेंटली ऑपरेट करती हैं, अपने रेगुलेटर्स को भी प्लस जो कंपनी उनको ऑडिट कर रही है उसको भी वो अपनी डिटेल्स काफी ट्रांसपेरेंटली शेयर करती है, तो रेगुलेटरी रिस्क या रेपुटेशनल रिस्क ऑफ लॉस कम है, चांस वैसा लॉस होने का, तो वो एक अच्छा पॉइंट है। बट द फ्लिप साइड टू दैट इज कि देखिए अब ESG है तो फॉसिल फ्यूल्स, अल्कोहल, इस कुछ इन इंडस्ट्रीज में शायद वो नहीं, सॉरी नॉट अल्कोहल, टोबैको, सो इनमें शायद वो नहीं इन्वेस्ट करे, राइट, बिकॉज ऑफ ESG गाइडलाइंस। तो ये सेक्टर्स भी ऑब्वियसली इन अ ग्रोइंग कंजम्पशन इकोनॉमी दे विल ऑल्सो इन एटलीस्ट द नियर टर्म डू वेल, तो आप उन सेक्टर्स में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे उन सेक्टर्स की ग्रोथ में। तो बट ये आई थिंक एक पर्सनल चॉइस है, अगर आप ESG एज अ थीम सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहते हैं टू पार्टिसिपेट इन दीज एनवायरमेंटली कॉन्शियस एंड वेल गवर्न्ड कंपनीज, यस यू शुड डू इट। क्या 100% ESG करना चाहते हैं, देन दैट्स अ वेरी वेरी पर्सनल चॉइस, बिकॉज एज आई सेड फ्लिप साइड ये है कि आप फॉसिल फ्यूल और ये जो थोड़े टोबैको, इन सब कंपनीज में नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। Thank you for such an insightful session, Sameer. Thanks, Vatsala. Thank you so much. If you have any doubt regarding this session or otherwise, please drop it in the comment box.